This is the topic related to the class 11, chapter number 2, atomic structure, dual behavior of the electromagnetic wave or radiation. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जब वो मूव करती हैं तो वो वेव की फॉर्म में एज वेल एज पार्टिकल की फॉर्म में मोशन करती हैं। इसी कारण इसी को ड्यूल नेचर बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। इसमें एक पार्ट जो है क्वांटा कहलाता है, यानी अगर हम बात करें एनर्जी के बंडल उसको क्वांटा कहा जाता है। और ये क्वांटा एक पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, जबकि जब ये मूव करते हैं तो वेव्स की फॉर्म में रहते हैं। इसलिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसे ड्यूल नेचर में कहा जाता है। इसके लिए डी ब्रॉगली ने एक इक्वेशन से डी ब्रॉगली इक्वेशन कहा जाता है फॉर ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलिए, जो ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए जो डी ब्रॉगली इक्वेशन है वो बेस्ड ऑन आइंस्टाइन इक्वेशन एंड क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग होती है। चलिए उसको देखते हैं। सी द डेरिवेशन h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू v जो दिख रहा है एक्चुअली न्यू है। न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी। h इक्वल e इक्वल h न्यू, दिस इज अ क्वांटम थ्योरी। e इक्वल mc स्क्वायर, दिस इज आइंस्टाइन थ्योरी। बोथ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, so राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल। सो एच न्यू इक्वल एम सी स्क्वायर, न्यू की वैल्यू पुट करी सी अपॉन लेमडा, सी से सी कैंसिल हुआ बिकॉज इट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। देन एच अपॉन न्यू इक्वल एम सी इक्वल एच अपॉन लेमडा। वेवलेंथ होता है लेमडा, लेमडा की वैल्यू निकाली तो एच अपॉन एम सी। एम मतलब मास और सी मीन्स स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं अगर वेक्टर फॉर्म में जाए तो मास इंटू स्पीड या मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू द मोमेंटम। दिस इज p, तो lambda इक्वल h अपॉन p। इट इज़ द डेरिवेशन फॉर डी ब्रॉगली या डबल नेचर ऑफ वेव ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, स्पेक्ट्रोस्कोपी is a branch of science in which we study about the spectra. When the light falls on any object, then emit from object, it show the radiation. It is measured by the spectroscopy. This branch is known as the spectroscopy. यानी जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है तो उससे जो लाइट एब्जॉर्व होने के बाद जो रेडिएशन निकलती है उससे उस रेडिएशन के कारण हमें स्पेक्ट्रा दिखाई देता है। इसे स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। नॉर्मली आप अपने स्केल जो यूज़ करते हैं वाइट कलर के स्केल होता है ट्रांसपेरेंट स्केल, उसको आप जब थोड़ा सा क्रॉस करके देखेंगे तिरछा तो आपको कलर्स दिखाई देंगे, तो इट इज़ आल्सो स्पेक्ट्रम। जब किसी लाइट को डायमंड से या फिर प्रिज्म से या किसी ग्लास ट्रायंगुलर ग्लास से पास कराया जाता है तो 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो कलर का जो अरेंजमेंट होता है इट इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रा। हर एक ऑब्जेक्ट का एक स्पेक्ट्रा होता है, हर एक क्रिस्टल का एक स्पेक्ट्रा होता है, हर एक कंपाउंड का एक स्पेक्ट्रा होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम ये पता करते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड प्रेजेंट हैं, किस एंगल पे है, किस डायरेक्शन में, और उसका शेप क्या हो सकता है। ओके, लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्ट्रक्चर। जब मान लीजिए जब रेडिएशन होती है यानी जब किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके सीधा स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं तो हम उसे लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं। लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा यानी जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा तो अपनी लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाएगा, जिसके कारण हमें इमिशन दिखाई देगा। स्पेक्ट्रा 2 टाइप के होते हैं, एक कंटिन्यूस और एक नॉन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, या फिर डार्क और शाइनी स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूस नॉन कंटिन्यूस मतलब अगर हमें कंटिन्यू स्पेक्ट्रा दिखाई देगा यानी बिना ब्रेक के सिंगल लाइन में या सिंगल वेव में दिखाई देगा तो हम उसे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा कहेंगे। जबकि अगर वो बीच में भी एक रुक रुक के अगर ब्रेक होकर दिखाई देता है तो उसे नॉन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा कहेंगे। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा जो है शाइनिंग सरफेस रखता है, शाइनी होता है, जबकि नॉन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा जो है नॉन शाइनी होता है। इसे लुमिनस और नॉन लुमिनस भी कहा जाता है। चमकने वाले को लुमिनस और नहीं चमकने वाले को या जो रुक के चमकेगा उसे नॉन लुमिनस भी कहा जाता है। इसी तरह डार्क स्पेक्ट्रा और लाइट स्पेक्ट्रा भी कहा जाता है, अलग अलग नाम से बोला जाता है, जो भी आया आप कर सकते हैं। इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, जब कोई भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन नॉर्मल एनर्जी को गेन करके नॉर्मल स्टेट से जब एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो उसे इमिशन स्पेक्ट्रा या फिर एब्जॉर्वेशन स्पेक्ट्रा कहा जाता है। क्योंकि जब लाइट एब्जॉर्व करेंगे तो एब्जॉर्वेशन होगा और जब बाहर निकलेंगे तो इमिशन हो जाएगा। तो किसी भी स्पेक्ट्रम में इमिशन और एब्जॉर्वेशन के थ्रू ही स्पेक्ट्रम पॉसिबल होता है। अगला हमारे पास है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन।
लाइन स्पेक्ट्रम, जब हमें मालूम है कि हाइड्रोजन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो वो नॉर्मली बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाता है। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के कारण जो स्पेक्ट्रा जनरेट होता है उसे लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है। इनमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 सीरीज दिए हैं, ये देखते हैं आगे। देखिए स्पेक्ट्रा को डायग्राम से इन्होंने शो किया है। किसी भी लाइट सोर्सेज से जब एनर्जी निकल के प्रिज्म पड़ती है तो 7 कलर्स हमें दिखाई देते हैं। जो कलर्स दिखाई देते हैं उनका अरेंजमेंट ही स्पेक्ट्रम कहलाता है। दोनों ही डायग्राम में आप देख रहे होंगे कलर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट वाले डायग्राम में, ए वाले डायग्राम को विजिबिलिटी कम है, जबकि बी वाले डायग्राम में विजिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है। अगर हम देखेंगे तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ बता रहा है एमिशन स्पेक्ट्रा, इंक्रीजिंग वेवलेंथ एब्जॉर्वेशन स्पेक्ट्रा। इमिशन मतलब इलेक्ट्रॉन निकलना होता है, एब्जॉर्वेशन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो स्पेक्ट्रा ज़्यादा अच्छा आएगा। इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेंगे तो स्पेक्ट्रम ब्रॉड हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करेंगे तो स्पेक्ट्रा कम हो जाएगा। अभी हमने डार्क और शाइनिंग पढ़ा था, स्प्रिंकल। तो देखिए ऊपर वाले में जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एमिशन हो रहा है, तो डार्क स्पेक्ट्रम मिल रहा है हमें। जबकि नीचे वाले में हम देख रहे हैं तो डार्क पहले मिलेगा, बाद में जैसे जैसे लाइट इमिट होती है कलर स्पेक्ट्रम मिलता जाएगा। इससे हम ये समझ सकते हैं कि इमिशन स्पेक्ट्रम में शुरू में हमें कलर्ड मिलेंगे, बाद में फिर डार्क हो जाएगा। जबकि एब्जॉर्वेशन में शुरू में हमें डार्क मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे लाइट एब्जॉर्व होती जाएगी इलेक्ट्रॉन इमिटेड होते जाएंगे और कलर विजिबल होता जाएगा। आगे देखिए रेडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आप याद रखेंगे। फ्रीक्वेंसी जो दिया है, देखिए फ्रीक्वेंसी के ऊपर जब माइनस साइन लगा देंगे तो बार लगा देंगे तो उसको आप कहेंगे वेव नंबर। वेव नंबर इक्वल 109,677 1/n स्क्वायर 1/2 स्क्वायर जो दिया है ये फिक्स है, इसको आप याद कर लीजिए कि इट इज़ अ वेव नंबर। कि एक ऑब्जेक्ट में जब लाइट एब्जॉर्व होती है तो उससे कितनी रेडिएशन बाहर सकती है, किस लेंथ की रेडिएशन बाहर, उसे वेव नंबर कहता है। सीरीज़ दी है देखिए, लेमन, पास्चर, बामर, ब्रैकेट, पी फंड। एक हम्प्री सीरीज़ और आ गई है, आप कहीं बुकों में देखेंगे तो हम्प्री सीरीज़ मिलेगी आपको। 7 मतलब यहाँ पे देखिए 5 सीरीज़ है, एक सीरीज़ और अगर मान लेंगे तो 6 सीरीज़ हो गई। लेमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड पी फंड। इसका मतलब है यदि इलेक्ट्रॉन एटम के नियरर मतलब न्यूक्लियस के पास वाले सेल से इमिट होकर इन्फिनाइट पे जाएगा तो उसे लेमन सीरीज करेंगे। सेकंड से होकर जाएगा तो बामर करेंगे, उसके बाद पास्चन आएगा, थर्ड से जाएगा, ब्रैकेट फोर्थ से जाएगा और पी फंड 5 से जाएगा। इसे हम समझते हैं क्या है। सी दिस थिंग, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन मूव करके इन्फिनाइट पर जाएगा तो इसे हम लेमन सीरीज बोलेंगे, यानी फर्स्ट सेल का। और अगर एल सेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है यानी सेकंड सेल से इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है तो उसे हम बाल्मर सीरीज कहेंगे। थर्ड से निकलता है तो पी पास्चन्स कहेंगे, फोर्थ से निकलेगा तो ब्रैकेट कहेंगे, और लास्ट फिफ्थ से अगर निकलेगा पी फंड सीरीज कहेंगे। इसके बाद भी निकलता बट अभी यहाँ तक ही है क्योंकि शायद यहाँ तक पॉसिबल है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यानी इलेक्ट्रॉन जो है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन कंपेयर में एक इलेक्ट्रॉन के एमिशन की बात करें तो किसी भी एटम में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर हम बात करें इस सेल में इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के अगर इन्फानाइट पे जाएगा यानी यहाँ से निकल के वो ऊपर की तरफ जाएगा तो ये जो स्टेट है दिस इज़ द ग्राउंड स्टेट, और जब जहाँ तक जाएगा वो उसकी कहलाएगी एक्साइटेड स्टेट। जितनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन उतना नॉर्मल स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसको याद करने का एक और ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एल बी पी स्क्वायर ऐसे याद रखेंगे, एल बी पी स्क्वायर, एल बी पी देन बी पी। तो लेमन, बामर, पास्चन, बी ब्रैकेट और पी फंड, इस तरीके से भी आप इसको याद करके रख सकते हैं। समझ में आएगा। अगर n इक्वल है यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकल के इन्फिनाइट पे जाएगा तो लेमन सीरीज कहलाएगा। पी फंड सेकंड से जाएगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अब ये जोन भी दिए गए हैं, जोन देखिए इसके, आप जोन के अकॉर्डिंग में आप बता सकते हैं इसको।
फर्स्ट जोन से अगर निकल जाता है, लेमन से निकल के जाएगा तो अल्ट्रावायलेट रे, UVIIR, यानी दो जो सीरीज़ है ऊपर वाली, अल्ट्रावायलेट विजुअल, बाकी हमें इंफ्रारेड रे की ज़रूरत होती है। ओके, लेमन बामर सीरीज जो है, अल्ट्रावायलेट रे में लेमन मिलेगा और विजिबल रे में बामर सीरीज मिलेगी। याद रखिए, जो हम नॉर्मल लाइट की जो रेंज होती है, विजिबल रेज होती है, उसमें बाल्मर सीरीज ही मिलेगी। ओके, हम अगर स्पेक्ट्रा देखें तो विजिबल रे में जो है बामर सीरीज हमें मिलेगी, जबकि दूसरे की अगर बात करें फास्टन, ब्रैकेट, पीफर्ड, इनमें ये जो मिलेगा इंफ्रारेड जोन में ही मिलेगा। ये जोन से मतलब ये होगा कि इतनी रेडिएशन की लाइट हमें डालना पड़ेगी, तब जाके हमें ये दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए ये डायग्राम से आपको समझने की कोशिश आएगी। ये जो सीरीज़ दी है, लेमन सीरीज सबसे बड़ी है, क्योंकि ज़ीरो लास्ट वाले उससे इलेक्ट्रॉन इमिट होकर एक्साइटेड होता है। यहाँ पे जो अभी हमने देखा था कि जो लेमन सीरीज़ होती है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है, तो यहाँ पे हमें पर्पल कलर की विजिबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। जबकि अगर हम बात करें विजिबल रे, तो 7 कलर्स होते हैं उसके अंदर, तो ज़्यादातर हमें रेड, ग्रीन, ब्लू सब कलर मिलेंगे। इतना बामर सीरीज़ में अगर हम बात करें तो वो इंफ्रारेड सिस्टम में होती है, पास्चन वगैरह, तो इनमें हमें जो है ब्लू कलर मिलेगा, पर्पल कलर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कलर अगर हम देखें तो विजिबल रे में मिलेगा। आपको समझ में आ रहा होगा। नॉर्मली आप देखिए, जैसे आयरन होता है, उसको आप जब गर्म करते हैं तो आप देखते होंगे गर्म करने पर उसका कलर चेंज हो जाता है। धीरे धीरे जब ठंडा होता है तो उसके कलर इनिशियल कलर में आ जाता है। तो ये भी एक टाइप का इलेक्ट्रॉन इमिशन होता है। इलेक्ट्रॉन को जब तक एनर्जी मिलेगी वो एक्साइड स्टेट में आएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलना कम हो जाएगी तो वो नॉर्मल स्टेट में आएगा, उस कलर कंडीशन में कलर चेंज होते हैं। हमने देखा है जो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इमिट होते हैं, ऑर्बिटल्स और देन ऑर्बिट्स जो है, ऑर्बिट सेल होती हैं और ऑर्बिटल्स उस शेल के अंदर प्रेजेंट सब पार्ट होते हैं। ऑर्बिटल वो प्लेस होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, आई होप ये होगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट करता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट करेगा तो एंगल बनाते हो, एक स्टार्टिंग पॉइंट से जब रोटेट करेगा तो उसमें एक एंगल बनेगा जिसे एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है, क्योंकि 180 डिग्री, 360 डिग्री, 90 डिग्री पर धीरे 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 रोटेट करता है वो, है ना। इसलिए एंगुलर मोमेंट कहते हैं। और एंगुलर मोमेंटम की 11 में एक थ्योरम होती है, आई इज इक्वल mr²। एम इज़ द मास, आर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू ऑब्जेक्ट, आई इज़ द एंगुलर मोमेंटम। इससे हम करेंगे। अच्छा, न्यू इजिकल डेल ई अपॉन एच। अभी आपने एक थ्योरी पढ़ी थी डी ब्रॉगली की, उसमें हमने प्रूव किया था ई इजिकल ई प्रोपोर्शनल हमने करा था एच न्यू, ई प्रोपोर्शनल एच न्यू करा था ना, ई प्रोपोर्शनल यानी ई प्रोपोर्शनल न्यू करा था, प्रोपोर्शनल के बाद हमने एच लिया था, एच इज़ अ कांस्टेंट। तो वहीं से हमने फार्मूला जनरेट किया है कि ई इक्वल एच न्यू। तो यहाँ पे न्यू की वैल्यू ने रख ली डेल एच अपॉन ई। डेल ई क्या है? डेल ई जो है चेंज इन एनर्जी। पहले एनर्जी कम होती है, बाद में एनर्जी ज़्यादा होती है जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है। तो जो एनर्जी डिफरेंस है उसे डेल ई से शो करा है, E2 माइनस E1। ओके, जो एंगुलर मोमेंटम है एम बी आर इजकल एन एच अपॉन 2 पाई, ये याद रखेंगे आप। नील बोर ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था एंगुलर मोमेंटम को। देखिए, h upon 2 pi, that is the angular momentum when electron rotate around the nucleus. Definite angle is formed. Momentum is mass into velocity. Velocity, mass always fixed, and 9.1 into 10 to power minus 31 into velocity. Velocity जो है फिक्स्ड नहीं होती, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, बट अलग अलग सेल के अकॉर्डिंग आपको वेलोसिटी करना पड़ेगा। एक फार्मूला ऊपर में आपने पढ़ा है वेलोसिटी के लिए, उससे करेंगे आप। देखिए, नील बोर ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बताया था। व्हाट इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इन शेल। यानी जो हम K11 मतलब बात कर रहे हैं, हमारा इलेक्ट्रॉन K में है कि L में है कि M में है कि N में। यानी क्वांटम नंबर्स आर दोज नंबर गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन पोजीशन इनसाइड द एटम, बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वी कैन नॉट identify the position of electron is not visible, so you can
calculate the value, you can find out the value, you can place the value of electron inside the atom by the quantum number. So principal quantum number gives the information about the electron position in orbit like shell. Okay, now Rydberg constant, you learn the value. This is the E1 is the energy of इलेक्ट्रॉन रोटेट इनसाइड द सेल. जैसे जैसे सेल बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, कम होती जाएगी. न्यूक्लियस के पास वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होती है, जबकि न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाएगी. इसलिए यहाँ पे 1/n² इन्वर्स में दिया, देखिए नीचे दिया है. यानी जैसे जैसे सेल बढ़ेंगे उसकी एनर्जी कम होती जाएगी. -2.18 × 10⁻18 1/12 सेल, ये देखिए. इसके बाद अगला सेल अगर आप देखिए यहाँ पे एनर्जी कम हुई, -2.18 × 10⁻⁻है और -0.54 × 10⁻18 है. जैसे जैसे माइनस वैल्यू आ जाएगी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे छोटी होती जाएगी. ओके, ये वैल्यू आप याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है कभी कभी. देखिए आगे नेक्स्ट देखें, ये सब वैल्यू आपको याद रखना है. एनर्जी इन सेल Z/n², Z²/n², रेडबर्ग कांस्टेंट के अकॉर्डिंग. Z इज़ अ एटॉमिक नंबर, याद रखिएगा. Z इज़ अ एटॉमिक नंबर, किस सेल का क्या नंबर है वो पुट करना है आपको. n की वैल्यू मैंने बता दिया, नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट आपको दिया है, इससे आप निकाल सकते हैं एनर्जी. और नीचे जो वैल्यू दी R R इज़ द सेल रेडियस, रेडियम बोल सकते हैं. जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया जाएगा एटम के थ्रू तो इट कम इनटू फॉर्म ऑफ रेडी, देन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेडी. ठीक है, यहाँ पे जो आपको डेरिवेशन दिख रहा है सब वैल्यू पुट करके इन्होंने निकाला है इसको. नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन. ये आप पढ़ेंगे, मैं बार बार समझ चुका हूँ कि फर्स्ट वाले की एनर्जी कम होगी, बाद वाले की एनर्जी ज़्यादा होगी. इनिशियल एनर्जी कम होगी, फाइनल एनर्जी ज़्यादा होगी. जब इलेक्ट्रॉन इमिशन स्टेट में, जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्वेशन स्टेट में होगा तो एनर्जी फर्स्ट वाले की ज़्यादा होगी, फाइनल वाले की ज़्यादा होगी और फर्स्ट वाले की कम होगी. लेकिन जब इमिशन करेगा तो फर्स्ट में एनर्जी ज़्यादा होगी, बाद में कम हो जाएगी. लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल. अच्छा, लिमिटेशन ये आप पढ़ सकते हैं कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था वो केवल पर्टिकुलर हाइड्रोजन के लिए था. उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी इमिट करेगा, कितनी एब्जॉर्ब करेगा, इसको क्लियर नहीं हो पाया था. दूसरा, उसके स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रोस्कोप में विजिबल नहीं थे, है ना. ये सब चीज़ें नील बोर की थी. मॉडल में कुछ कमियां थी, इसलिए वो एक्सेप्टेबल नहीं था. कुछ पॉस्टुलेट दिए देखेंगे. क्वांटम मैकेनिक्स की अगर बात करें, इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ एटम. मतलब एटम के भी जो छोटे पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन, पाई मेसॉन, पॉजिस्ट्रॉन, इनसे डील करता है और ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स बनाता है, जिसके कारण हम एनर्जी को कम यूज़ करके ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से वर्क कर सकें. ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, डी ब्रोगली ने क्वेश्चन दी थी. इस चैप्टर में फार्मूले हैं, सिंपल फार्मूला आप याद करें, उस पर वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आ जाएगा. इट इज़ स्टेट दैट it is impossible to exact the position and exact momentum of electron. हाइजेनबर्ग ने बताया था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. अकॉर्डिंग टू दिस, फॉर अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल of substance like a atom, electron, proton, neutron are very smallest particle than atom, electron, proton, or we cannot calculate the position and momentum at the same time. If you calculate the position, you cannot calculate the momentum. If you calculate the momentum, you cannot the position. कहने का मतलब कोई भी छोटे पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ कैलकुलेट नहीं किया सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस सेंट्रॉइड फोर्स के कारण कंटिन्यू रोटेट करते हैं. जैसे ही आप बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है, वो तुरंत रोटेट करके दूसरी जगह हो जाएगा. अगर आप रोटेशन कैलकुलेट करोगे तो पोजीशन कैलकुलेट नहीं कर पाओगे. इस चीज़ को हाइजेनबर्ग ने दिया था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि at the same time we cannot calculate the momentum and position of electron. Okay, now del x into del p greater than or equal to h/4 pi, ये फिक्स है, याद रखिए. del x अब into del p is equal h/4 pi.
डेल एक्स और डेल पी की वैल्यू वही मास इंटू वेलोसिटी रख दिया उन्होंने h/4 ये याद रखिए। एक्स जो है पोजीशन है और पी जो है मोमेंटम है। इसको सेम टाइम पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट हुए जिससे ये निकाला कि हाँ कैलकुलेट पोजीशन हो और मोमेंटम कैलकुलेट किया सकता है बाय द क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर पोजीशन मोमेंटम दोनों के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है, जो आगे आप पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। ओके, signification of the uncertainty principle. It is rule out the existence of definite path and trajectory motion of electron other than similar. ये कुछ drawbacks थे. The effect of the Heisenberg principle is significant only for the motion of microscopic particle. It is negligible that a macroscopic मतलब छोटे पार्टिकल के लिए ही इनका एप्लीकेबल था, बड़े पार्टिकल्स के लिए नहीं था। ठीक है, चलिए इट डीलिंग विद द मिलीग्राम साइज मैंने आपको बताया कि छोटे पार्टिकल के लिए था, बड़े पार्टिकल्स के लिए नहीं था। वैल्यू पुट करेंगे, याद रखिए अगर पोजीशन की वैल्यू बढ़ आएगी तो मोमेंटम कम हो जाएगा, मोमेंटम की वैल्यू अगर बढ़ आएगी तो पोजीशन कम हो जाएगा। h/4π फिक्स रहेगा। ठीक है, अब बोर मॉडल के फेलियर हो गए, ये आप पढ़ सकते हैं इसको कि बोर मॉडल ने उसका पाथ को डिफाइन नहीं कर पाए थे, जो मोशन थी उसको डिफाइन नहीं करते, वेलोसिटी को डिफाइन नहीं कर पाए थे। इसके अलावा बोर का जो मॉडल था वो हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी डिफाइन नहीं कर पाया था। ओके, चलिए इसके बाद ये थ्योरी पोर्शन दिया आप पढ़ेंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को डिफाइन कर सकता है। इसके अलावा क्वांटम नंबर से भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी एनर्जी को, डायरेक्शन को कैलकुलेट करा जा सकता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यही है। इसमें कुछ ऑपरेटर्स यूज़ करे जाते हैं, वो हम पढ़ेंगे। ओके, क्वांटम मैकेनिक्स जो है आज के समय में केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। देखिए लिखा है द ब्रांच ऑफ साइंस दैट टेक्स इनटू द अकाउंट द ड्यूल बिहेवियर ऑफ द मैटर इज कॉल्ड द क्वांटम मैकेनिक्स। 4 क्वांटम नंबर्स होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक। स्पिन नहीं दिए, स्पिन मैं आपको बता दूंगा। एटॉमिक ऑर्बिटल, एटम्स के चारों तरफ जो शेल्स होते हैं उन्हें ऑर्बिट कहा जाता है। उस सेल्स के अंदर छोटे छोटे ऑर्बिट्स होते हैं, 3 टाइप के ऑर्बिट्स हो सकते हैं, एस पी डी एफ। ओके, नाउ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल ये आप पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्बिट, ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।